हेलो स्टूडेंट। यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं किसी धारावाही लूप के अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र यानी फार्मूला यानी व्यंजक ड्राइव करेंगे कि कोई धारावाही लूप है, उसमें करंट बह रही है, रिंग उसके अक्ष पे कितना चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी, मतलब उसके सेंटर से, लूप के सेंटर से उसके अक्ष पे x दूरी पर कितना चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हो रही है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है। तो हालांकि धारावाही जो रिंग होती है उस पे के चुंबकीय क्षेत्र की जो डायरेक्शन होती है वो उसके अक्ष के अनुदिश अंदर या बाहर होती है। हमने देखा भी है कि अगर कोई वृत्तीय धाराएं हो तो वृत्तीय धाराओं के सेंटर पे हमने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी और फिर उसकी डायरेक्शन देखी थी, तो अक्ष के अनुदिश है। यहाँ भी अक्ष के अनुदिश होगी, लेकिन उसके अक्ष पे जैसे ये फार्मूला है धारावाही, ये चित्र हमने बना रखा है धारावाही लूप के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। हालांकि थोड़ा सा फिगर 3 डायमेंशनल है, बन नहीं पा रहा है। हमने कोशिश किया है फिगर बनाने में, लेकिन ये थोड़ा सा सामने से दिख रहा है। थोड़ा सा ये पोर्शन अंदर होना चाहिए था, ये पोर्शन बाहर। मतलब रिंग आप सपोज करिए ऐसे है, रिंग ऐसे है और पॉइंट ऐसे, और ये अक्ष ये है, तो रिंग हमारी ये हो गई और अक्ष ऐसे है और यहाँ पे ये, तो ये आइडियल जो है वो इस डायरेक्शन में अंदर की ओर है और आर जो है आपका इस डायरेक्शन में। आइडियल की डायरेक्शन ये है क्योंकि रिंग ऐसे है, रिंग ऐसे है तो उसके ऊपर ऐसे अंदर की ओर आइडियल है, और जो हमने आर ले रखा है वो ऐसे ऐसे ले रखा है। ठीक, तो यहाँ पे थोड़ा सामने दिख रही है, तो रिंग ऐसे है और आइडियल अंदर की ओर ऐसे है और आर ऐसे, मतलब आर और आइडियल, ये जो आर वेक्टर है और आइडियल के बीच, मतलब देखिए ये आइडियल की डायरेक्शन ये है और आर की डायरेक्शन ये है, तो इनके बीच का जो कोण है वो 90 डिग्री है। ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ फिगर में, हालांकि थोड़ा बन नहीं पा रहा था, ये पोर्शन अंदर चाहिए, हमने कोशिश किया बना नहीं पाए। तो रिंग ऐसे, ये समझिए आप। ठीक, यानी कि चलिए रिंग ये मान लीजिए बुक है, इस तरह से, तो हमारी जो रिंग है, रिंग वो ऐसे है, राउंड ऐसे, करंट ऐसे ऐसे जा रही है, ये है, या ये सपोज कर लिए रिंग ऐसे है और अक्ष ऐसे है। ठीक, ध्यान दीजिए ये रिंग है इस तरह से और अक्ष ऐसे है, पॉइंट यहाँ पे है। तो देखिए जो हमने आइडियल काटेंगे यहाँ पे, क्योंकि पूरे रिंग के कारण तो कोई फार्मूला है नहीं कि इस पे डायरेक्ट निकाल लें, तो हम क्या करेंगे, हम बायो-सेवर्ट का नियम लगाएंगे। तो बायो-सेवर्ट कहता है किसी अल्पांश के कारण किसी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला है, तो हम वही कोशिश करेंगे कि इसके एक छोटे पार्ट के कारण निकाल के और फिर इसका इंटीग्रेट कर देंगे। तो रिंग हमारी ऐसे है, ये इसका सेंटर है, यहाँ पे पॉइंट है, तो आइडियल की डायरेक्शन देखिए इधर है, मतलब अगर देखा जाए तो स्पर्श रेखा इधर है और इसकी अगर हम काटें तो आइडियल की डायरेक्शन इधर है और सेंटर ये है, ध्यान दीजिए ये, तो यहाँ पे पॉइंट है और आइडियल से ये मिलाया गया है, ये आर, जो हम आर ये बनाए हैं वो आर क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये ऐसे मिलाना ऐसे। तो देखिए ये इसकी डायरेक्शन इधर है, आर जो इधर है, आर की डायरेक्शन जो है इधर है, झुका हुआ थोड़ा सा ऐसे है, और आइडियल की डायरेक्शन इधर है, तो इसमें जो कोण बनता है वो 90 डिग्री। यहाँ पे आइडियल
और आर के बीच का कोण क्या है 90 डिग्री। मतलब है कि आइडियल अगर इस तरह देखा जाए तो रिंग हमारी ऐसे है, आइडियल ऐसे है और आर ऐसे है, तो आइडियल इस डायरेक्शन में, आर इस डायरेक्शन में है, तो ये 90 डिग्री पे है। ठीक ठीक, तो याद रखना कि ये आर वेक्टर और आइडियल के बीच कितना कोण है 90 डिग्री। इस फिगर में दिख नहीं रहा है क्योंकि हमने फिगर 3 डायमेंशन वाला है, बन नहीं पा रहा, इसलिए हमको ऐसे समझाना पड़ रहा कि रिंग हमारी ऐसे है और आइडियल करंट ऐसे जा रही है, तो हमने जो काटा है आइडियल वो इस डायरेक्शन में है, अक्ष बीच में है, लेकिन ये वाली जो दूरी है ऐसे है, इसकी डायरेक्शन ऐसे, आइडियल की ऐसे, देखिए इसकी ऐसे और ये ऐसे, तो बीच का कोण 90 डिग्री है। ठीक, एक चीज और है, अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो हम लिखते हैं आइडियल वेक्टर आइडियल क्रॉस आर क्यूब। तो देखिए ये जो इसकी डायरेक्शन जो होती है, याद रखना यहाँ पे अभी ध्यान देना, इसकी डायरेक्शन जो होती है वो डीएल वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होती है और डीबी जो होता है वो आर के भी परपेंडिकुलर होता है। मतलब डीएल वेक्टर जो है इसके और आर इन दोनों के परपेंडिकुलर इसकी डायरेक्शन होगी। अगर हम यहाँ बात करें तो देखिए करंट ऊपर जा रही है, मतलब ऐसे नहीं जा रही, करंट ऐसे जा रही है, मतलब रिंग ऐसे है, रिंग ऐसे है, रिंग ऐसे है, तो करंट ऐसे जा रही है, तो ये करंट के डायरेक्शन में हो गया। और इसका मुड़ना मतलब ऐसे मुड़ रही, मतलब नीचे की ऐसे, यानी कि यहाँ पे इसके कारण जो क्षेत्र की डायरेक्शन होगी ऐसे होगी। मतलब ये जो हमारा है वो थोड़ा सा ऐसे है, ये थोड़ा घुमाव पे है और ये ऐसे है, तो ये 90 डिग्री पे ऐसे होगी डीबी, ये 90 डिग्री। तो तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं, ये इसके लंबवत होता है और ये दोनों के लंबवत होता है। ठीक ना, करंट ऐसे जा रही है और उंगली हम दाहिने हाथ का अंगूठा का नियम लगा रहे हैं, तो ये करंट के डायरेक्शन में, तो क्या हो गया ऐसे, यहाँ पे अगर हम लेंगे तो ऐसे, मतलब नीचे की ओर, मतलब ये दिखाना इसके लंबवत होना चाहिए, तभी हम ये बता रहे हैं कि डीबी की डायरेक्शन डीएल आर दोनों की क्या होती है, लंबवत होती है। तो हमें कम से कम ये पता चल गया कि नीचे की ओर है तो हमें लंबवत नीचे दिखाना, करंट उधर है ऐसे बह रही है या अंदर की ओर तो वो नीचे। हथेली का भी नियम लगाए तो एक करंट के डायरेक्शन में, उंगलियां उधर जिधर मालूम करना, देखिए हथेली नीचे, तो नीचे की डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर ये देखना है, तो ये P है, तो यहाँ पे जो है करंट इसके कारण इसके लंबवत इधर होगी, ये 90 डिग्री है जिसको हम लोग dB कहेंगे, और एक DL हमने इसके सीक अपोजिट पोर्शन पे काटा है, तो इसके कारण भी इसके लंबवत होगी, तो वो इसके लंबवत इस डायरेक्शन में होगी, ताकि इसके लंबवत ये dB। ठीक, अब ये देख लीजिए, इसके लंबवत ये है, इसके लंबवत ये है, क्योंकि ये नीचे है तो इसका डायरेक्शन ऊपर हो जाएगी, क्योंकि करंट उधर अंदर की ओर जा रही है, इधर बाहर आ रही है, तो अंदर जा रही है तो यही डायरेक्शन में, ये बाहर आ रही तो डायरेक्शन में, ये पॉइंट P है। और ये देखिए दोनों बराबर एंगल बनाएंगे, मान लीजिए ये थीटा थीटा है, ठीक। अब यहाँ पे एक ऐसा, अब dB को क्या करिए, यहाँ पे जो है इसके दो घटक, क्योंकि किसी एंगल पे जो ये हॉरिजेंटल से किसी एंगल पे है,
तो इसीलिए इसको दो घटक में बांटा जा सकता। हम देखेंगे कि इसका ये भी थीटा आएगा और ये भी थीटा आएगा। कैसे आएगा देख लीजिए, यहाँ पे ये पूरा क्या है 90 डिग्री है। देखिए इसके जो है ये लंबवत है ना, ये मतलब ऐसे है, और ये देखिए डीबी की डायरेक्शन है, और यहाँ पे ऐसे है। देखिए ये थीटा है, ये थीटा है, और ये पूरा 90, ये यहाँ से पूरा 90 है, यहाँ से ये पूरा 90। तो ये कितना कोण होगा, 90 में से 2 थीटा घटा देंगे तो 90 माइनस 2 थीटा। और एक लाइन हमने ऐसा खींचा है यहाँ, और इसके लंबवत एक चीज और है यहाँ पे, वो इसके लंबवत है डीबी। तो देखिए अब ये इस लाइन की जो बीच वाली उसके लाइन की ये लंबवत है। तो देखिए ये वाला एंगल 90 माइनस 2 थीटा है और ये थीटा है। तो इन दोनों को जोड़ करके अगर हम 90 से घटाएं तो ये हमें मिल जाएगा ना। इन दोनों को जोड़ करके, इन दोनों को जोड़ करके अगर 90 से घटाएं, ये पूरा 90 है और इसके हाई 90 था, तभी तो हाई 2 थीटा घटाए तो 90 माइनस 2 थीटा हुआ। तो अब क्या करना है कि 90 माइनस 2 थीटा में प्लस थीटा करके और इसे 90 में से घटा दीजिए। यहाँ से ये पूरा 90 में से घट जाएगा, देखिए कितना आएगा। तो 90 माइनस 90 हो जाएगा, प्लस 2 थीटा माइनस थीटा। जब माइनस अंदर होगा तो ये प्लस है, माइनस कट गया, 2 थीटा में से थीटा गया तो थीटा। तो यानी ये थीटा, तो इसके ऊपर ये भी थीटा, तो इसीलिए थीटा थीटा होगा। ठीक, क्योंकि इस लाइन के लंबवत ये वाली लाइन है और इस लाइन के लंबवत ये है। अब इसको दो घटकों में तोड़ा जा सकता है इसका, तो इसका इस दिशा में होगा cos थीटा, तो db cos थीटा आएगा। इसके लंबवत डायरेक्शन में ये भी इसके दिशा में होगा तो db cos थीटा, और इसके लंबवत डायरेक्शन में जो होगा इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में दोनों आएंगे, दोनों, इसका भी उसी डायरेक्शन में होगा, इसका भी उसी डायरेक्शन। तो इसका इसके लंबवत डायरेक्शन में क्या होगा db sin थीटा, और नीचे वाले का भी होगा db sin थीटा। ठीक, अब देखिए इसमें क्या है कि ये अब बराबर और अपोजिट होने के कारण ये कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों एक डायरेक्शन होने के कारण जुड़ जाएगा। तो देखिए इसमें क्या है कि इस dl का cos थीटा, इस dl का cos थीटा को कैंसिल कर देगा, इसीलिए इस रिंग का हर अपोजिट पार्ट का cos थीटा गायब हो जाएगा। जैसे अगर हम यहाँ पे आइडियल लें तो इसके ठीक अपोजिट यहाँ आइडियल होगा। अगर इसका घटक लें तो इसके cos थीटा को हाई वाला cos थीटा खत्म कर देगा और sin थीटा आपस में जुड़ जाएगा। इसीलिए तार के आधे भाग का db cos थीटा तार के नीचे आधे भाग के db cos थीटा से गायब हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और सारे sin थीटा आपस में जुड़ जाएंगे क्योंकि हमेशा अपोजिट मिलेंगे और db sin थीटा हमेशा एक दिशा मिलेंगे, इसीलिए जुड़ जाएगा। ठीक, तो हमें आइडियल के कारण जो होगा बिंदु P पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, आइडियल के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, बायो-सेवर्ट के नियम से हम मैग्नीट्यूड क्यों ले रहे हैं, 4 पाई आई dl sin थीटा अपॉन r है तो r स्क्वायर।
हमने कहा था ना, अभी बताया था कि आइडियल की डायरेक्शन और आर वेक्टर की डायरेक्शन के बीच का कोण 90 डिग्री है। क्योंकि देखिए आइडियल ऐसे है और आर ऐसे है, तो ये 90 डिग्री है, ये आर वेक्टर है। आइडियल रियल में ऐसे अंदर जा रहा है, रिंग हमने बताया ना ऐसे है और वो ऐसे है। आइडियल इधर, आर इधर, बीच में कोण 90 डिग्री। ठीक, इसलिए यहाँ पे साइन थीटा साइन 90 का मान 1 हो जाएगा। तो डी बी हमारा जो होगा म्यू 4 पाई आई डी एल अपन आर स्क्वायर होगा। अब एक चीज देख लीजिए कि डी बी जो होगा पूरे रिंग के कारण, हम केवल एक के कारण हमने निकाला है, पूरे रिंग के डी बी साइन थीटा होता है। मतलब यह है कि यहाँ पे जिसे हम निकालेंगे, हमने कहा है कि डी बी ये होगा, अभी हमें तो इसके कारण निकालना है ना। अब घटक के लिए पूरे के लिए निकालेंगे यहाँ पे, तो देखिए दोनों अवयव के कारण जो है 2 dB साइन थीटा होगा। ठीक, दोनों अवयव के कारण क्या होगा 2 dB साइन थीटा होगा यहाँ पे। तो जब हम अगर दोनों के कारण निकालेंगे, तो जब लिमिट लेंगे आधे पार्ट के कारण लेंगे, तो लिमिट क्या लेंगे 0 to पाई आर। 0 to पाई आर का मतलब है कि पूरे रिंग का परिधि होगा 2 पाई आर। तो जब हम 2 dB लेंगे, यानी कि आधा पोर्शन ये कवर करे, 1 dB साइन थीटा के लिए ये है, 1 dB साइन थीटा के लिए, तो आधा जब दोनों लेंगे तो एक के कारण आधा पोर्शन और दूसरे के कारण आधा पोर्शन, क्योंकि ये आधा कवर करेगा और ये आधा कवर करेगा। तो जब हम पहले ही इसको डबल कर देंगे, तो जो इसकी जो लिमिट लेंगे वो आधी लेंगे, 0 to पाई आर या पाई आर लेंगे। अगर हम एक लेंगे तो पूरा लेना होगा 0 to पाई आर। ठीक, तो हम यहाँ पे जब टोटल के कारण निकालेंगे, तो हमारा तो ये dB था, कब था जब ये यहाँ पे कोई एंगल नहीं बन रहा था। ठीक, तो अब हम निकालेंगे इस रिंग के कारण, पूरे धारावाही लूप के कारण, पूरे धारावाही लूप के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पे B हो जाएगा, तीव्रता क्या हो जाएगी B, यहाँ पे इंटीग्रल हो जाएगा dB साइन थीटा, dB साइन थीटा। dB साइन थीटा है ना, उसका घटक लेने पर अगर हम 2 dB लेंगे तो आधी रिंग के कारण रिंग हो जाएगा तब। अब 1 dB लेंगे तो केवल एक पोर्शन है, तब तो पूरा कवर करना होगा। और जब दोनों लेंगे तो एक आधा कवर करेगा, एक आधा कवर करेगा, तो हमें लिमिट सिर्फ आधा दिखाना होगा 0 to पाई आर। और दोनों लेंगे तो 0 to पाई आर और एक लेंगे तो पूरा रिंग का दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये ऊपर वाला आधा कवर कर लेगा, नीचे वाला आधा कवर कर लेगा। तो जब हम दोनों शामिल कर लेंगे तो ये आधा आधा हो जाएगा, तो आधी परिधि पाई आर होती। और जब एक लेंगे तो उसे पूरा कवर करना होगा, तो पूरी रिंग की परिधि क्या हो जाएगी 2 पाई आर, इसलिए एक ही ले रहे हैं। तो यहाँ चाहे तो लिमिट लीजिए और चाहे तो हम अभी आएगा खुद ही। तो यहाँ पे dB की वैल्यू क्या है म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक, ये साइन थीटा तो उसके फार्मूले में था और ये उसमें निकाला हुआ है कि इसके कारण जो है दो घटक होते हैं ना, तो dB cos थीटा को ये कैंसिल आउट कर दिया और ये इसका घटक इस डायरेक्शन में अक्ष के अनुदिश है ना, इधर बाएं साइड इसकी डायरेक्शन आएगी। अभी हम चुंबकीय क्षेत्र की नेट डायरेक्शन देखेंगे तो इस साइड आएगी।
और यहाँ पर इधर देखेंगे तो भी इधर ही आएगी, यानी अक्ष के अनुदिश होती है। तो अब यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू रख देते हैं। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से देखिए फिगर में, साइन थीटा मतलब लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है आर, कर्ण क्या है स्मॉल आर। तो अब यहाँ पे रख देते हैं, तो b बराबर हो जाएगा आइडियल आर स्क्वायर आर स्मॉल आर। ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा जगह नहीं है तो हम इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं इधर की कोई चीज़ें। चलिए मिटा दें इसको, इधर वाला। तो देखिए b बराबर हो जाएगा, और देखिए ये आर क्यूब है, देखिए आर कांस्टेंट है, कैपिटल आर कांस्टेंट है, एक्स भी कांस्टेंट रहेगा यहाँ पे। नहीं, एक्स तो वेरिएबल हो सकता है, पॉइंट आगे पीछे जाएगा, नहीं तो जब ये p फिक्स हो जाएगा, ये पॉइंट p जब फिक्स रहेगा तो सब फिक्स हो जाएंगे, आर भी, ये और ये, क्योंकि इस पॉइंट से रिंग की दूरी हर जगह से बराबर होगी। इस पॉइंट की रिंग से दूरी क्या हो जाएगी, जैसे ये रिंग है तो ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी चारों ओर से क्या हो जाएगी, आर की दूरी बराबर है। आप एक रिंग लेकर कल्पना कर सकते हैं। आप ऐसे एक रिंग बना करके आइडियली डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन देखेंगे तो ये 90 डिग्री आएगा। तो इसीलिए आर ये ठीक है, कांस्टेंट है। आई भी धारा तो कांस्टेंट है, ये बह रही है आई एम्पियर की इसमें। तो जारी चीज बाहर ले लें तो म्यू नॉट 4 पाई तो बाहर आएगा, आई आर भी बाहर आएगा, आर क्यूब भी। तो सिर्फ बचेगा क्या, डीएल। डीएल तो चाहे तो इसको इंटीग्रेट करना है 2 पाई आर क्या है कैपिटल आर से करिए, चाहे तो डीएल 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 जोड़ेंगे तो ये पूरी परिधि मिलेगी। अगर हम दोनों ले लेते तो इस डीएल के लिए आधा कवर होता है, डीएल के लिए आधा, नीचे वाला आधा जाएगा पाई आर, ये वाला आधा पाई आर, तो दोनों मिलके 2 पाई आर हो जाता। अब हम सिर्फ एक ही लिए हैं तो एक ही डीएल 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 पूरा जोड़ेंगे तो पूरा 2 पाई आर। अगर यही हम दोनों ले लेते तो लिमिट क्या लेते, 0 to पाई आर। तो हमारा बी आ जाएगा म्यू नॉट 4 पाई आई आर 2 पाई आर, क्योंकि इसकी रेडियस क्या है, आर है। इसकी रेडियस क्या है, आर है। तो यहाँ से ये आर स्क्वायर हो जाएगा, 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा क्या, म्यू नॉट 2 आई आर स्क्वायर आर क्यूब। अब देखिए आर क्यूब को यहाँ से अगर गायब करना है तो इस वाले ट्रायंगल में देखिए पाइथागोरस की प्रमेय लगा दीजिए, तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह ए भी ले सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे हम तो सिर्फ आर बराबर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर का हाफ। अब इसी का अगर हम क्यूब कर दें तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर, क्यूब करेंगे, दो नीचे है ही है। ठीक, अब यहाँ इसकी वैल्यू रख दें, तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए हैं, इधर मिटा देते हैं। तो देखिए हमारा जो बी निकल के आया वो आया म्यू नॉट 2
आई आर स्क्वायर और इधर आर स्क्वायर और एफ स्क्वायर का 3/2, ये रिलेशन निकल के आया। ठीक, यही ये फार्मूला याद रखिएगा कि इसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला ये है, मतलब B बराबर μ/2 आई आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का 3/2। आप इसे थोड़ा सा प्रैक्टिकली करके देखिएगा। एक रिंग लीजिएगा ऐसे, तो उस पर आइडियल इधर दो होगा और उसका एक अक्ष ले लीजिएगा और आइडियल वाले पोर्शन से एक आर ऐसे जोड़िएगा, तो आपको पूरा समझ में आएगा कि आइडियल इधर है, आर इधर है, तो बीच 90 डिग्री है। फिर हमने देखे सबसे अच्छा है कि हमने ये बताया था कि डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के दोनों के लंबवत डीवी की डायरेक्शन होती, इसके भी लंबवत इसके भी लंबवत। इसीलिए देखिए ये एक दूसरे के लंबवत है, इसके लंबवत ये वाली डायरेक्शन है, ज़्यादा बेटर, क्योंकि ए बी क्रॉस सी होता है ना, तो जैसे ए बी क्रॉस सी वेक्टर आता है, दो सदिश राशियों का सदिश गुणनफल सदिश राशि आती है जिसकी दिशा दोनों वेक्टरों के रखने वाले तल के लंबवत तल में होती है, तो इसकी डायरेक्शन देखो क्या होगी, इसी अक्ष के अनुदिश होगी, इस डायरेक्शन। अगर हम पॉइंट यहाँ पर भी लें, इस पॉइंट P को इस साइड लें तो भी डायरेक्शन इधर ही आएगी, मतलब इस पॉइंट के लिए भी इधर ही, और बाहर इधर ले लें तो भी इधर ही आएगी। अब इसका ग्राफ देख लिया जाए, इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इधर का को मिटा दिया जाए। चलिए अब इस फिगर को मिटा देते हैं। अब इसमें देखिए क्या है कि दो पॉइंट कंसीडर करते हैं, कि मतलब है कि यदि x 0 हो जाए, मतलब b मैक्सिमम कब होगा। देखिए r कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट, यही वेरिएबल है, यही बदलने वाला है, p की पॉइंट इधर उधर होगी, तो अगर ये कम हो जाए तो b बढ़ जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, एक दूसरे के क्या है, अपोजिट। तो x अगर 0 हो जाए यानी कि उसके सेंटर पर b मैक्सिमम हो जाएगा। तो देखिए कि यदि x क्या हो जाए 0, तो b क्या हो जाएगा, देखिए μ2 आई आर स्क्वायर, यहाँ पे आर स्क्वायर का 3/2, अगर ये कट जाएगा क्यूब हो जाएगा, आर कट जाएगा एक, ये आर स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो हमारा निकल के क्या आएगा, आई आर, ये मैक्सिमम हो जाएगा इसके सेंटर। और मिनिमम कब हो जाएगी b की वैल्यू, जब x बहुत दूर हो, मान लेते हैं इनफाइनाइट हो, मतलब यदि x क्या हो, अब हम इसको इनफाइनाइट मान रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि x इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट में कोई चीज जोड़ेंगे तो भी इनफाइनाइट, x इनफाइनाइट होगा तो इनफाइनाइट में भी कोई चीज जोड़ेंगे, जैसे इनफाइनाइट में प्लस कुछ हो गया तो भी इनफाइनाइट होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो जब x इनफाइनाइट होगा तो नीचे की पूरी चीज 0 हो जाएगी, तो b का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक, तो सेंटर पे इसके ये आएगा, याद रखना। अभी हम एक कंडीशन और लेंगे जिसमें x को
आर के मुकाबले एक्स को बड़ा लेंगे, मतलब है कि आर यक्स आर के मुकाबले ज़्यादा लेंगे, इसको नेगलेक्ट रखेंगे, तो उसके अक्ष पर देखें तो वो एक द्विध्रुव की छोटे द्विध्रुव की तरह व्यवहार करेगा। अभी हमने पीछे बताया था कि धारावाही लूप एक द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है। इसके ऊपर वाले तल का एक सिरा दक्षिण ध्रुव होता है, उसके बाद पीछे दूसरा ध्रुव होता है। तो देखिए, और अभी इसकी डायरेक्शन हम लोग लिखेंगे तो इसकी डायरेक्शन क्या होती है, अक्ष पे उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन अक्ष के अनुदिश होती है। तो चाहे इधर लें चाहे उधर लें, दोनों के कारण एक ही डायरेक्शन में होगी। जैसे हमने कहने का मतलब है कि ये है पॉइंट, चाहे इधर लें चाहे इधर, जैसे कि अगर करंट की डायरेक्शन ये है तो छेद की डायरेक्शन इधर ही होगी, और यहाँ पर लेंगे तो भी इधर ही होगी, यानी दोनों केस में पॉजिटिव होगी, V पॉजिटिव है। ऐसा नहीं कि इधर के लिए निगेटिव हो जाएगी, इधर के लिए डायरेक्शन बदल। निगेटिव कब हो जाती है, जब इधर पॉइंट रहता, इधर पॉइंट के लिए इस डायरेक्शन में होती है और इधर पॉइंट के लिए इस डायरेक्शन में होती, तो ये उल्टी हो जाती नेगेटिव। लेकिन दोनों के लिए एक ही डायरेक्शन में है तो दोनों केस में पॉजिटिव होगी। तो इसका मतलब है कि जब इसका ग्राफ खींचेंगे x और b में, इधर x इधर -x इधर 0, तो दोनों केस में पॉजिटिव है। अगर हम इधर ले की दूरी के लिए भी b पॉजिटिव आता है, इधर के लिए भी b पॉजिटिव आता है। ऐसा नहीं कि इसके लिए पॉजिटिव इसके लिए नेगेटिव, तो इसका मतलब आधा इस डायरेक्शन में आधा इस डायरेक्शन में आना चाहिए। लेकिन अब दोनों के लिए b का डायरेक्शन सेम है तो b दोनों के लिए पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, तो दोनों केस के लिए इधर ही होगा। या तो फिर इस x एक्सिस के दोनों ऊपर होगा या तो नीचे होगा। अब जाहिर सी बात है कि b r के व्युत्क्रमानुपाती है, तो ग्राफ जब भी ऐसे आएगा तो इसका ग्राफ जो ऐसे आता है, यानी कि जब x की वैल्यू यहाँ पे 0 है तो b की वैल्यू मैक्सिमम होती है ना। और जब x की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है इधर, तो b यहाँ पे 0 हो जाता है, और यहाँ पे b मैक्सिमम हो जाता है। कब, जब x क्या है 0, b 0 कब, जब x इनफाइनाइट चला जाता है। ठीक, तो इस तरह का ग्राफ आता है, ये इधर आके लगभग 0 हो जाती है। और ग्राफ भी ऐसे ही आता है, हमने इसको देखा था BR में, तो ग्राफ ऐसे ही आता है। R स्क्वायर होता तो कुछ और झुक जाता, लेकिन ऐसे आएगा ऐसे। या तो इसी ग्राफ को आप नीचे दोनों बनाइए चाहे तो ऊपर, लेकिन ऐसे नहीं होगा कि एक के लिए ऐसे हो जाए एक के लिए ऐसे, नहीं, ऐसा नहीं है कि एक के लिए इधर हो जाए ये दूसरे के लिए इधर हो जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस दूरी के लिए ऊपर चली जाएगी, इस दूरी के लिए नीचे। तो चूंकि दोनों दूरियों के लिए b की डायरेक्शन एक ही है ना, हमने कहा था ना कि अगर पॉइंट को इधर लें तब भी b की वैल्यू डायरेक्शन इधर ही होती है, अगर पॉइंट इधर लें तब भी लिखेंगे इधर ही होगी। दोनों केस में जब डायरेक्शन सेम है तो b की डायरेक्शन दोनों केस में सेम होनी चाहिए, तो इधर वाले के लिए भी ऊपर इधर वाले के लिए भी ऊपर। ठीक, तो ये होता है ग्राफ। एक कंडीशन और है कि यदि x वेरी वेरी ग्रेटर देन टू कैपिटल R, मतलब x के मुकाबले R लगभग नगण्य हो जाए, यानी कि R को नगण्य किया जा सकता है, अर्थात R जो है एक्सटेंड टू 0 हो गया, x के मुकाबले अगर नगण्य हो जाए तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, उस केस में ये 0 हो जाएगा लगभग, और x स्क्वायर 3/2 है, यहाँ IR स्क्वायर है, तो देखो
तो टू आई आर स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 3/2 आ जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो v की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट 2 आई आर स्क्वायर एक्स क्यूब। ठीक, तो ये कब होगा, एक्स क्यूब के ये व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। कब होगा, जब x के मुकाबले r जो है बहुत छोटा हो, मतलब नेग्लेजिबल हो दूरी, ये उसकी रेडियस जो है मतलब जीरो मान लिया जा सकता है। इसको जीरो नहीं करेंगे तो पूरा चीज़ें पूरी v ही जीरो हो जाएगी, हालांकि r की वैल्यू रहती है वहाँ पे। ये इसका एडिशन जीरो लगभग मान लिया जाएगा, तो ये आएगा। तो जो वेरिएबल चीज़ है वो x के, या उसे कभी कभी a मान लेते हैं, तो v बराबर म्यू नॉट बाई 2 आई आर स्क्वायर। अभी हम पीछे देखेंगे और भी हम लोग पढ़ेंगे तो इस तरह का रिलेशन आएगा, जिसको हम लोग अक्षीय निरक्षीय स्थिति में पढ़ेंगे। चुंबक के अक्ष पर और चुंबक के निरक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को, तो इस तरह की चीज आएगी। 4 पाई अक्ष पे है तो 2m एक्स क्यूब करके आएगा, और उसके ऊपर निरक्ष लेंगे तो इस तरह की चीज आएगी, m एक्स क्यूब। तो आप उसे बना भी सकते हैं। इस चीज को हम लोग आगे पढ़ेंगे, जैसे विद्युत क्षेत्र का था उसी तरह इसको भी है। अब क्या करेंगे, 2 पाई से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो ये 4 पाई बन गया, और यहाँ पे 2 पाई से हमने गुणा किया तो i तो है ही है, i है, और 2 पाई आर स्क्वायर बटे एक्स क्यूब है। तो यहाँ पे जो पाई आर स्क्वायर है मतलब उसकी एरिया हो जाएगी, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अभी आगे आएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर मतलब रिंग की एरिया, तो हमारा b बनेगा म्यू नॉट 4 पाई 2 आगे लगा दें आई ए बटे एक्स क्यूब। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे तो जो ये आई ए है इसी को यम कहा जाता है, चुंबकीय आघूर्ण। जैसे उसमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण था, वैद्युत आघूर्ण था ना, जिसको हम लोग T से बताते थे। यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट है, चुंबकीय आघूर्ण, जिसको हम लोग यम से प्रदर्शित करेंगे, जो I इंटू ए होगा। वहाँ पे P था, P Q इंटू 2L था, तो वहाँ पे हम जो E निकालते थे तो क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था, 2p/r क्यूब, वही एक्स क्यूब आया था। तो वहाँ P जो था वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण था, यहाँ चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण यम आएगा। तो इसको हम लोग वही यही चीज आएगी निकल करके जो अभी हमने लिखा है। ठीक, तो हमने कंडीशन भी बताई, x 0 है तो उसके सेंटर पे मैक्सिमम होता है, x इनफाइनाइट तो b 0 होता है, और एक केस हमने और लिया कि x वेरी वेरी ग्रेटर देन टू उसके रेडियस के, तो ये रिलेशन बन के आएगा ये वाला। ठीक, हालांकि इस चीज़ को हम लोग पीछे पढ़ेंगे। तो चलिए, इससे रिलेटेड सारी चीज़ें हो गई। जो कंफ्यूजन होगा वो हमें लगता है इस फिगर में रिंग आप ऐसे कंसीडर करके आप देखिएगा। तो चलिए, अब कुछ सवाल हमने कहा था तो कुछ सवाल देख लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये फिगर ग्राफ अलग है, ये चीज़ें अलग हैं, ये अलग हैं। ठीक, ये हमने अलग बताया है, तो इसे आप जो है हटा दीजिए।
ये आएगा। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप, मिटा देते हैं। चलिए कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं। जैसे कि इसमें पहला न्यूमेरिकल है कि 10 सेमी त्रिज्या की 100 कसकर लपेटे गए फेरों की किसी ऐसी कुंडली पर विचार कीजिए। सवाल नंबर 1 है, क्वेश्चन है कि 10 सेमी त्रिज्या की 100 कसकर लपेटे गए फेरों की किसी ऐसी कुंडली पर विचार कीजिए जिसमें 1 एम्पियर की विद्युत धारा बह रही हो। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या है? कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या है? ठीक, जानते हो कुंडली के क्षेत्र पर चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला म्यू नॉट 2I/A/r जो भी कह सकते हैं, और n अगर फेरों की संख्या हो तो n से गुणा कर देते हैं, IN। हाँ, एक चीज और है कि आप अभी हमने जो फार्मूला बताया था, इसमें अगर कुंडली में फेरों की संख्या म्यू नॉट बटे 2 था, IR² था, R² X² 3/2। अगर फेरों की संख्या n है तो इसमें n से गुणा कर दीजिएगा। ठीक, यदि फेरों की संख्या n है तो इसमें n से गुणा कर दीजिएगा। तो n का है कुंडली में फेरों की संख्या। अब जाहिर सी बात है, इसमें त्रिज्या a है, 10 सेंटीमीटर है, तो इसको आप 10 × 10⁻² मीटर बना लेंगे। n कितना है? 100 है, जिसमें I जो है 1 एम्पियर है। बस सब निकल गया, NI ये सब बाकी है। और इसकी वैल्यू क्या है? 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। यहाँ पे म्यू नॉट 2 है, तो इसे बनाएंगे तो म्यू नॉट 4 है। म्यू नॉट 2 का जो मान होगा वो 2π × 10⁻⁷ होगा, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ठीक, क्योंकि इधर इसको ले जाएंगे तो 4π, जबकि ये जानते हैं कि म्यू नॉट 4π की वैल्यू होती है 10⁻⁷। ठीक है, तो अब मान रख देते हैं। इसमें मान रख के देखिए तो v है, इधर इसकी वैल्यू रख देंगे 2π की वैल्यू 3.14 × 10⁻⁷। चलिए इधर रख देते हैं। 2π की वैल्यू 3.1 × 10⁻⁷। I की 1 एम्पियर है, फेरे 100 है, और रेडियस क्या है हमारी? 10⁻⁻²। अब इसी को हल करना है। ठीक, ये 10 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा 1000 हो जाएगा। 2.1 × 10⁻⁷ × 10⁻³ अब इसी को देखिए क्या है, ये b से गुणा कर दिए, 2 × 4 = 8,
2 एकम 2 तिहाई 6 गुणे 10⁻⁴ टेस्ला। ये बहुत सिंपल था। ठीक, तो इस तरह का सवाल है। तो ये बोर्ड लेवल के सवाल, हमने इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में कुछ सवाल बताए जो कॉम्पिटिटिव लेवल के थे। ये बोर्ड लेवल का सवाल है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। ठीक, चलिए चलिए दूसरा सवाल है कि 100 फेरों की 16 सेमी व्यास वाली एक वृत्ताकार कुंडली, व्यास 16, 100 फेरों 100 फेरों की 16 सेमी व्यास वाली 16 सेमी व्यास वाली एक वृत्ताकार कुंडली, एक वृत्ताकार कुंडली में से 5 एम्पियर धारा बह रही है, में से 5 एम्पियर की धारा बह रही है। कुंडली के अक्ष पर केंद्र से, कुंडली के अक्ष पर केंद्र से, कुंडली के अक्ष पर केंद्र से 0.06 मीटर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करो और क्षेत्र की दिशा क्या होगी। चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए और दिशा बताइए। देखिए दिशा तो अनुदिश होती है, कुंडली के अक्ष के अनुदिश होगी। ठीक है ना, चाहे तो दाएं से बाएं होगी, चाहे बाएं से दाएं, वो तो करंट पे निर्भर करता है। करंट अगर ऐसे बह रही है तो दाएं से बाएं होगी, उधर ही दोनों एक ही साइड होगी, मतलब अक्ष के अनुदिश ही होगी। तो उसी तरह यहाँ तो अक्ष के अनुदिश ही होगी। तो यहाँ पे देखिए फेरों की संख्या कितनी, 100, आई कितनी है 5 एम्पियर, यक्स कितना है हमारा 0.06 मीटर। ठीक, और ये हमारा फार्मूला है I/r² 2r² x² 3/2। यहाँ वैल्यू रखिए, अभी इसका μ0/2, I की वैल्यू होगी 5, R की वैल्यू 16 सेमी व्यास है, तो R यहाँ पे जो है कैपिटल R जो है 8 सेमी होगा, यानी 8 - 2 यानी 0.8 मीटर। तो यहाँ होगा 0.08 मीटर का स्क्वायर। नीचे जो है वही होगा 0.08 का होल स्क्वायर और प्लस 0.06 का स्क्वायर का 3/2। इसी को हल करना है। आप इसको 2 पाई × 10⁻⁷ भी लिख सकते हैं। अगर इसमें फेरों की संख्या भी है तो n से गुणा कर दो, यहाँ n रहना चाहिए, तो क्या है फेरे 100। देखो केवल फार्मूले पे रख करके निकालना है। तो चलिए ये वाली चीज थोड़ा हम हल करते हैं। तो चलिए इसका भी वैल्यू रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 पाई है तो 3.1 × 10⁻⁷, और इसका जो वर्ग करेंगे तो आएगा क्या 0.0664 है ना, और गुणे 100, नीचे आपका 2 है ही है, तो
ये पूरी चीज को तो हम इतना म्यू नॉट 2 को हम ये लिख सकते हैं, या म्यू नॉट को लिखेंगे तो 4 पाई हो जाएगा, तो तब भी वो नीचे 2 है, 2 से कट जाएगा। और अंदर क्या है, इसको देखिए क्या करेंगे, इसका हो जाएगा 0064, इसका हो जाएगा 0036 3/2। अब इसे हम जोड़ेंगे, देखिए क्या आता है, 0.0064 0.0036 6 4 10 6 3 9 10 1। तो इधर के जीरो की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए वो हो जाएगा 0.01। तो दशमलव के इधर के जीरो कोई मतलब नहीं है, एक ही आएगा ना। अगर दशमलव यहाँ रहता तो इसका मतलब होता, तो इसको लिख सकते हैं 01। ठीक, तो इधर ही आके लिख देते हैं इसको। तो यहाँ पे ऊपर का है तो 2 हो जाए, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 6.28 गुणे 10⁻⁻7, वहाँ से 2 ये 0.64 हो जाएगा, 2 जी दशमलव यहाँ हो जाए, 100 कैंसिल हो जाएगा। नीचे ये जोड़ेंगे तो 0.01 का पावर 3/2, 0.1 का अगर हम वर्गमूल लेंगे तो 0.1 आएगा, 0.01 का अगर हम हाफ करेंगे तो 0.1, क्योंकि 0.1 से फिर गुणा करेंगे तो 0 ये आएगा, 2 अंक का दशमलव चाहिए। तो ये हो जाएगा 6.28 गुणे 10⁻⁷ 0.64, 64 तो रहेगा ही क्योंकि IR² भी है। तो इसका वर्गमूल लेंगे तो 0.1 है, 1 का क्यूब हो जाएगा, यानी 10⁻³ हो जाएगा। तो 6.28 - 7 × 0.64 और नीचे 10⁻³ अब इसी को करेंगे हल, तो आपका जो आंसर है वो आया है, आप करके देखिएगा 2.01 × 10⁻³ Wb/m²। 2.01 × 10⁻³ आप कैलकुलेशन करिएगा, हम करेंगे थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, घर पे करिएगा। एक बहुत अच्छा सवाल लगाने जा रहे हैं, तीसरा, जो कि बोर्ड में पूछा जाएगा, अक्सर पूछा जाता है इस टाइप का सवाल। तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, इसमें सवाल यह है कि हीलियम का एक नाभिक, हीलियम का एक नाभिक 0.8 मीटर की त्रिज्या के वृत्ताकार वृत्त का 2 सेकंड में एक पूरा चक्कर लगा लेता, मतलब उसका आवर्तकाल 2 सेकंड, पूरा चक्कर लगा लेता है। वृत्त के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। वृत्त के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए।
तो देखिए, अब जानते हो कि केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की ये आर या ए लिखिए, मतलब ये क्या उसकी रेडियस है, ये फार्मूला होता है। अब देखिए त्रिज्या हमें ए पता है कितना है, 0.8 मीटर। ठीक, करंट हमें पता करना है, इसकी वैल्यू तो हमें मालूम है, म्यू नॉट 2 की 2 पाई रख दीजिए। म्यू नॉट 2 की जो वैल्यू होगी वो 2 पाई गुणे 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ठीक, और रही बात देखिए कि हीलियम का जो नाभिक पे 2+ चार्ज होता है, हीलियम के नाभिक पे कितना चार्ज होता है, तो यहाँ पे जैसे Q हमारा जो है 2e है, हीलियम के नाभिक पे 2+ चार्ज होता है और वो एक वृत्त का चक्कर लगा रहा है 2 सेकेंड में, जो t है हमारा 2 सेकेंड है। तो जानते हैं कि I बराबर होता है Q/T, तो Q हमारा 2 है बटे 2 मतलब E। ठीक, I बराबर Q/T होता है, मतलब करंट पर सेकेंड प्रवाहित आवेश किसी चालक से t सेकेंड में पर 1 सेकेंड में कितना आवेश प्रवाहित हो जाता है, तो ये जो है करंट उसको कहते हैं। तो E हो गया, तो वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे। हीलियम के नाभिक पे 2+ चार्ज होता है, हीलियम पे नाभिक पे 2+ चार्ज होता है। अब रखिए यहाँ पे V, इसकी वैल्यू हमें देखिए रखे हैं, तो 2 गुणे 3.1 गुणे 10⁻⁻7, I की वैल्यू जो है वो E के बराबर है। I की वैल्यू किसके बराबर है, E के। I ना, I की वैल्यू E के बराबर, Q बराबर I बराबर Q/T होता, तो इसका मान होता 10⁻⁻19 और नीचे A है तो A की वैल्यू 0.8। ठीक, अब इसे आप हल करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका आंसर इतना आना चाहिए, 12.6 गुणे 10⁻⁻26 टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो देखिए -19 -7 ये -26 हो ही जाएगा, इसका गुणा करके 8 ये भाग देंगे तो 8 गुना 16 हो जाएगा, 4 से गुणा करेंगे तो 12.56 आगे सही है, आप देख लीजिए। ठीक, चलिए जल्दी जल्दी करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए लिखा है कि एक R त्रिज्या वाली धारावाही कुंडली के अक्ष पर एक कैपिटल R त्रिज्या वाली धारावाही कुंडली के अक्ष पर कितनी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान, कितनी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान, इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का, इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का 1/27वां भाग होगा।
1/27। एक आर त्रिज्या वाली धारावाहिक कुंडली के अक्ष पर कितनी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का 1/27वां भाग होगा। ठीक, चुंबकीय क्षेत्र का लिखा है कि एक आर त्रिज्या वाली धारावाहिक कुंडली के अक्ष पर कितनी दूरी पे जो चुंबकीय क्षेत्र होगा इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का 1/27वां भाग, मतलब ये केंद्र जो होगा वो अक्ष पर 1/27वां होगा। तो कहने का मतलब है केंद्र अक्ष पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो केंद्र का 1/27वां होगा। मतलब ये कह रहा है जैसे कि एक्सिस बराबर 1/27वां बी सेंटर, ये ठीक। तो एक्सिस का हम क्या देखते हैं, अगर हम इसको म्यू नॉट 4 पाई लिखते हैं तो 2 पाई से यहाँ पे गुणा करना, आई आर स्क्वायर हमने देखा था, आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर 3/2 हो गया। बी एक्सिस पर सेंटर पे क्या होगा, सेंटर पे म्यू नॉट 2 आई अपान, या रेडियस आर है तो आर होगा, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं म्यू नॉट 4 पाई, 2 है तो 2 पाई से ऊपर नीचे गुणा कर दिया गया तो यहाँ पे 2 पाई हो जाएगा, आई हो जाएगा, आर हो जाएगा, यह होगा, यही ना। अब हम कंडीशन लगा देंगे प्रश्न से, यही है, यहाँ पे है ही है प्रश्न से। तो एक्सिस वाला क्या हो जाएगा, म्यू नॉट 4 पाई गुणे 2 पाई, या उसको आप नहीं करते तब भी कोई बात नहीं, आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर 3/2, यहाँ पे भी म्यू नॉट 4 पाई आ जाता और 2 पाई आई बटे आर, पैरों की संख्या दिया नहीं है तो देखिए ये इससे कैंसिल हो गया, 2 पाई से कैंसिल, आई से आई कैंसिल हो गया और हमारा मिलेगा क्या, यहाँ पे ये आर उधर जाके आर क्यूब हो जाएगा, मतलब आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर का 3/2 आर क्यूब हो जाएगा, यही ना। ये इधर गुणा हो जाएगा, ये इधर गुणा हो जाएगा, तो दोनों ओर का घन ले लेंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर आर, घनमूल ले लिया और ये पूरा है 1/2 है। अब दोनों ओर का वर्ग कर दीजिए, दोनों ओर का वर्ग करेंगे तो ये आर एक्स स्क्वायर, सॉरी एक चीज तो हम भूल ही गए, भूल क्या गए कि जो सेंटर वाली चीज है वो 1/27 तो हमने यहाँ लिखा है नहीं, यहाँ पे 1/27 भी तो है, तो यहाँ पे 1/27 रहेगा, 27 भी नीचे था तो वो भी ऊपर जाएगा तो 1/27 होगा, यानी यहाँ 3 हो जाएगा। तो वर्ग करेंगे तो ये आर स्क्वायर, वर्गमूल लेंगे तो इसका वर्गमूल लेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे ये तो 1/2, फिर वर्ग करेंगे कड़ी हट जाएगी तो ये 9 हो जाएगा। अब इधर गुणा करेंगे तो 9 आर स्क्वायर 9 एक्स स्क्वायर बटे आर स्क्वायर हो जाएगा।
तो देखिए अब क्या होगा कि बी सेंटर वाले का वो है ना, 4 कट गया, 2 पाई कट गया, वहाँ आर स्क्वायर है, ये 27 r³ हो जाएगा। सॉरी ये बटे में है ना, इधर जाके ऊपर 27 रहेगा, ये r³ यानी यहाँ पे 3r हो जाएगा। सॉरी ये 9r² होगा। ये r² हो जाएगा, ये x² हो जाएगा। चलिए तो x² बराबर हो जाएगा r² इधर घट के ये हो जाएगा, तो इसलिए x बराबर हो जाएगा ±2√2r, इतनी दूरी पर। ये आंसर आ जाएगा। ठीक, तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ±2√2r, तो ये सवाल भी पूछा जा सकता है। तो ये सारे आज जितने भी सवाल हैं सब बोर्ड लेवल के। चलिए एक सवाल ये है, सवाल बड़ा है आंसर छोटा। किसी समरूप तार को 2 वृत्तीय घेरों में लपेटा जाता है। किसी समरूप तार को 2 वृत्तीय घेरों में लपेटा जाता है। 2 वृत्तीय घेरों में लपेटा जाता है। अब इसी तार को 3 घेरों में लपेटते हैं। अब इसी तार को 3 घेरों में लपेटते हैं। यदि दोनों अवस्थाओं में समान मात्रा की धारा प्रवाहित की जाए, यदि दोनों अवस्थाओं में समान मात्रा की धारा, दोनों अवस्थाओं में समान मात्रा की धारा प्रवाहित की जाए, तो दोनों के केंद्रों पर चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दोनों के केंद्रों पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्रों का अनुपात क्या होगा? अनुपात क्या होगा? ये सवाल है। अब एक तार है, 2 वृत्तीय घेरों में मोड़ दिया गया, फिर उसे 3 घेरों में मोड़ दिया गया। तो मानेंगे कि माना तार की लंबाई क्या है? L है। तार की लंबाई L है, तो अब क्या करना है, तो और त्रिज्या उसे वृत्तीय घेरों में मोड़ना है। 2 में मोड़ा गया है, तो यहाँ से देखे जाएंगे तो फेरों की संख्या निकालना है। तो कैसे निकालते हैं? L/2πr ये होता है। तो जाहिर सी बात है कि पहला घेरा है, तो 2 घेरों में
तो रेडियस r है, बाद में उसको 3 घेरों में मोड़ा गया तो रेडियस और छोटी हो जाएगी, तो इसे हम लोग 2πr2 कहेंगे। ठीक भाई, यल लंबाई है, एक फेरे की लंबाई इतनी होती है, तो इसमें कितने फेरे बनेंगे भाई, परिधि है ना। भाई एक फेरे की लंबाई ये होती है, तो यल फेरों में कितने बनेंगे तो उसमें भाग दे देंगे। तो यल में 2πr से भाग देंगे तो हमें पता चलेगा कि यल लंबाई में कितने फेरे हैं। तो मान लीजिए पहला n1 था 2 फेरे के लिए, रेडियस r1 है, n2 मतलब 3 फेरा उसी का बनाया गया तो रेडियस r2 हो गई। तो यहाँ से अगर देखा गया n1 n2 बराबर क्या होगा, क्योंकि हमें पहले n1 n2 निकालना ज़रूरी था, हमें मालूम है कि ये 2 और 3 है, तो रेडियस के रूप में निकालना ज़रूरी है। तो यहाँ से देखिए यल यल कट जाएगा, ये सबसे ऊपर चला जाएगा, मतलब r2/r1 हो जाएगा। n1 n2 का जो रिलेशन होगा वो r1 r2 के व्युत्क्रमानुपात में होगा। अब एक में घेरा क्या समान धारा बह रही है, तो सेंटर पे हम जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ये होती है I/r। ले लीजिए यहाँ पे जो रेडियस है, देखिए रेडियस को स्मॉल a कैपिटल R स्मॉल r से भी आप प्रदर्शित कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो इसके लिए अगर हम B1 कहें तो घेरों की संख्या हम n1 दिखा देते हैं यहाँ पे, तो r1 हो जाएगी। दूसरा अगर हम फेरे n2 लेते हैं, यानी 3 घेरा में धारा वही बहती है लेकिन रेडियस r2 हो जाती है। तो B1 और B2 में अगर रिलेशन निकालें तो B1 में B2 से भाग देना है तो क्या आएगा, ये तो कट जाएगा, I भी कट जाएगी, R2 ऊपर चला जाएगा, R1 नीचे हो जाएगा और ये N1 N2 हो जाएगा। हमने इसीलिए N1 N2 का वैल्यू रेडियस के रूप में यहाँ निकाल लें, ताकि यहाँ N1 N2 R1 R2 की वैल्यू हमें पता ही नहीं है, तो इस रूप में ये निकालना ज़रूरी है। ठीक, तो अब वैल्यू रख दें यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, R1 R2 भी N1/N2 है और N1 N2 ये से ये है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, B1 B2 बराबर N1 और N2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये एक फार्मूला याद रखिए कि अगर घेरा जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो घेरा के वर्ग के समानुपाती होता है सेंटर पे। हालांकि अगर एक तार को ऐसा ही मोड़ा जाए तो, अलग अलग तार की बात करें तो सिंपली n के स्क्वायर होगा, n के स्क्वायर, लेकिन एक ही तार की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या है, पहले में 2 फेरा था, तीसरे में 3 फेरा था, तो 4/9 का अनुपात, B1 B2 4:9। यहाँ से एक चीज और देखते हैं, यहाँ पे ये जो सेंटर पे हमारा चुंबकीय क्षेत्र आता है I/r या a है ना, चलो a ही रख देते हैं यार। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं μ0/4π 2π से ऊपर नीचे हमने गुणा कर दिया, I/a हो गया। और जानते हैं मान ली फेरा n है या जो भी है, तो फेरों की संख्या अगर n है तो l बराबर एक चीज़, हम अगर मान ली तार की लंबाई l हो तो हम जानते हैं कि इसको हम 2πa लिख सकते हैं। ठीक, तो n यहाँ पे n भी होता है, फेरों की संख्या n हो तो n को हम क्या लिख सकते हैं, l/2πa। तो n की जगह अगर हम वैल्यू रखें यहाँ पे तो ये जो है तो हो जाएगा 10⁻⁻7 और n की जगह ये 2π I/a है और n की जगह क्या रख देंगे, l/2π
टू पाई ए, तो टू पाई स्क्वायर कट गया। तो एक फार्मूला ये भी होता है IL/A²। याद रखिएगा, इसको भूल गए थे। नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये L बराबर ये होता है, नहीं सॉरी, ये N बराबर इतना होता है। हो सकता है कि यह लंबाई का तार हो, उसी को लपेट लपेट के कई फेरा बनाया गया। हाँ, अगर एक ही फेरा होगा तब L बराबर 2πa होगा। अगर एक ही फेरा होगा तब L बराबर 2πa होगा। कई फेरे होंगे तो L बराबर 2πa नहीं होगा। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते एक आखिरी सवाल है। ये बहुत ही अच्छा सवाल और ट्रिकी था। इसमें एक चीज़ यही थोड़ा इम्पोर्टेंट था, देख लीजिएगा इसको एक दो बार लगा के। देखिए, सवाल एक बार लगाने से ये नहीं है कि आप उसको परीक्षा में लगा दें, चाहे हम हो चाहे कोई और हो। जब तक आप सवाल पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ना हम लगा पाएंगे ना आप लगा पाएंगे। बहुत करेंगे, थोड़ा हमारा मानसिक स्तर लेवल थोड़ा सा ज़्यादा है तो हम लोग थिंक करेंगे तो उसे कोशिश करेंगे लगा सकते हैं। लेकिन एग्ज़ाम में कोई भी हो, चाहे हम हो चाहे कोई, बिना प्रैक्टिस का, क्योंकि टाइम लिमिटेड होता है, इसी सवाल को अगर हमें लगाना हो परीक्षा में और हमने देख कर नहीं गए हैं कभी, तो उसी को सोचने में टाइम लग जाएगा। तो इसीलिए एग्ज़ाम की तैयारी करना है तो आप क्या करिए कि प्रैक्टिस करके जाइए, इतना प्रैक्टिस करके जाइए कि सवाल देखते ही आप उसको उतार देते हैं, क्योंकि वहाँ टाइम लिमिट होता है। ठीक, तो चलिए आखिरी सवाल है, इसको देख लेते हैं। लिखा है कि एक अनंत लंबाई के तार को जिसमें धारा I प्रवाहित हो रही है। एक अनंत लंबाई के तार को जिसमें धारा I प्रवाहित हो रही है। चित्र में दर्शाए अनुसार मोड़ा गया है। चित्र में दर्शाए अनुसार मोड़ा गया है। यदि केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र शून्य हो, यदि केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र शून्य हो, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, और ये दिया है हमारा फिगर। करंट इनफाइनाइट रूप से बाहर आ रही है और इधर भी करंट जो है इनफाइनाइट रूप से अंदर आ रही है। और ये दिया है 2π - थीटा और ये एंगल थीटा, इसी को पता करना है। और करंट इसमें भी आई ही जा रही है। ठीक, तो जाहिर सी बात है, ऐसा हमने कल देखा था तो ये जीरो आता भी है, क्योंकि ये सिमेट्रिक लाइन एक तरफ से प्रवेश करे दूसरे तरफ से निकल रहा है। करंट अगर यहाँ डिवाइडेशन हो रहा है इधर से तब तो वो जीरो होगा ही होगा। जैसे हमने कल देखा था
ये था ना, करंट यहाँ से प्रवेश करे, यहाँ पे इधर इधर डिवाइडेशन था तो सेंटर पे 0 आएगा। ऐसा सवाल आया भी था, हम लोगों ने देखा भी था। तो ये पहले ही से कह दिया कि सेंटर पे उसका मान 0 है। इधर डॉट डॉट है, ये दर्शाए अनुसार मोड़ा गया है। अब देख लीजिए कि ये यहाँ से जो है इसका मान r, ये स्मॉल r रख दीजिए। इसके कारण जो है इसे मान लीजिए फर्स्ट मान लीजिए, सेकंड मान लीजिए, थर्ड मान लीजिए। सेंटर पे तीनों निकालना है, तीनों का योग के कारण 0 होगा। तो जैसे हमारा B1 होगा सेंटर पे, तो ये अनंत लंबाई का है तो जानते हैं μ04 पाई I/r होगा। डायरेक्शन क्या होगी इसकी, करंट इधर की जा रही है तो बाहर की ओर होगी, ऐसे है ना, बाहर की ओर, तो बाहर की ओर। आप दाहिने का अंगूठा लगाइए, चाहे थैली वाला नियम पता है। अब V2 देख लीजिए, तो V2 सेंटर की बात करें, रेडियस तो r है, सेंटर पे कितना होगा, तो जाहिर से ये कोण थीटा है, तो सेंटर के लिए हम जानते हैं μ0 होगा 2I/a होता है। तो यहाँ r है, थीटा बटे 2 पाई होता है, तो यहाँ थीटा 2 पाई, थीटा और 2 पाई ऐसा होता है। और b ये वाला भी देखें तो ऊपर वाले के बराबर आएगा B3, और शर्ते इसकी, अब इसकी डायरेक्शन जो होगी कैसी होगी, तो अंदर की ओर होगी। देखिए करंट इस डायरेक्शन में अंदर, तो इसे लिखेंगे अंदर की ओर। और B थर्ड क्या है, ये भी वही आएगा ऊपर वाला, लेकिन डायरेक्शन देखें क्या होता है, I/r ऊपर की ओर, यानी ये भी बाहर की ओर होगा। तो 2 जुड़ जाएगा बाहर की ओर। ठीक, अब तीनों का योग नेट चाहिए, तो B1 B2 B3, चूंकि 2 ऊपर है प्लस हो जाएगा, एक दूसरे डायरेक्शन में घट जाएगा, तो B2 को माइनस कर देंगे यहाँ पे, B2 नेट निकालेंगे। फिर बड़े में से छोटे को देखें तो ये नेट कह दिया सवाल में 0 है, तो देखिए ये दोनों जुड़ जाएगा, डबल हो जाएगा, 2 μ04 पाई I/r माइनस ये है μ0 2I/r 2 पाई थीटा अपन 2 पाई इक्वल टू 0, ऐसा सवाल में दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे 2 पाई कहीं 4 पाई हो जाएगा, और IR कॉमन हो जाएगा, यानी कि μ0 4 पाई IR कॉमन ले लीजिए। यहाँ से बचेगा 2, और यहाँ से क्या बचेगा, 2 पाई माइनस थीटा, यही बचेगा। अब μ0 4 पाई IR इक्वल टू 0 है। यहाँ पर भी देखिए 4 पाई IR चला गया, तो यहाँ 2 है, माइनस यही बचा, तो ये तो 0 हो जाए, होगा नहीं, ये इधर आके 0 हो जाएगा, या 0 2 का गुणनफल, ये 0 नहीं होगा, ये होगा। तो 2 माइनस 2 पाई थीटा इक्वल टू 0, या 2 पाई माइनस थीटा बराबर 2, या थीटा बराबर 2 पाई माइनस 2, या यहाँ से देखिए थीटा बराबर 2 कॉमन ले लीजिए, पाई माइनस 1, ये आंसर आएगा। ठीक।
तो ये हमारा सवाल था। ऐसा इस तरह का हम लोग सवाल कल भी लगाए थे। सिमेट्रिकल है तो सेंटर पे ऑलरेडी 0 होता है और थीटा की वैल्यू ये होगी। सिमेट्रिकली है, अगर एक तरफ प्रवेश करे तो 0 होने के लिए थीटा ये होना चाहिए। करंट तो यहाँ डिवाइडेशन होना चाहिए, एक इधर से भी एक इधर से, लेकिन यहाँ एक ही तरफ का मोड़ा है, इधर नहीं मोड़ा। तो चलिए आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। अब कल के वीडियो लेक्चर में बस एक नया टॉपिक हो सकता है, एम्पियर सर्किटल लॉ के बारे में है, पढ़ा जाएगा। यानी जो भी टॉपिक होगी वो कल बताया जाएगा कि क्या है। जहाँ तक उम्मीद है कि हमें एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ाएंगे। तो चलिए आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, और एक अगले वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक पढ़ाई करते रहिए, पढ़ते रहिए, परीक्षा की अपनी ईमानदारी से तैयारी और प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।